हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार फिर स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर। देखिए आज के लेक्चर में जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चल रही थी, त्रिविमीय ज्यामिति चल रही थी, उसका नेक्स्ट लेक्चर है। तो इसको पूरा पढ़िएगा। आज के वीडियो में ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जो भी हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और देखिए हमारे वीडियो में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो NCERT के होंगे या NCERT एग्जाम्पलर होंगे, NCERT के होंगे या फिर NCERT एग्जाम्पलर होंगे, या फिर जो अन्य बुकों से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो होंगे। तो पढ़िएगा और समझिएगा इनको। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और देखिए शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। कमेंट्स करिए ताकि हमें पता चले कि आप पढ़ने के बाद कैसा अनुभव कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी है कंपटीशन तक के वीडियो आपको मिलेंगे, तो इसलिए पहले सब्सक्राइब करिए, फिर कमेंट्स करिए और शेयर भी करिए। देखिए ज़रा गौर से, बोला गया लेम्डा का मान ज्ञात करो जबकि रेखाएं समकोण पर काटती है। देखिए आपको पता होगा समकोण पर काटती हैं या लंब पर काटती हैं, प्रतिबंध क्या होता है। समकोण पर काटती हैं या लंब पर काटती हैं। रेखाएं समकोण पर काटें या लंबवत काटें, तो आपको बताया था, आप पीछे लेक्चर में बताया था कि रेखाएं समकोण पर काटें या लंबवत काटें तो क्या प्रतिबंध होता है। ऐसे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। देखिए ये क्वेश्चन बताएंगे, इसी के जैसे 2 क्वेश्चन लिखेंगे, सेम बिल्कुल 2 लिखेंगे, सेम इसी के जैसे सेम 2 क्वेश्चन लिखेंगे। वो आपको अभी सॉल्व भी करने पड़ेंगे, वो आपको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। तो गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से देखना, पूरी ताकत लगा के समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जब आपको लगे कि नहीं आपको समझ में आ रहा है, आपको लगे कि नहीं हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा, पहला काम सब्सक्राइब, दूसरा काम कमेंट्स जरूर करना। कमेंट्स करने से पता चलता है पढ़ रहा है कि नहीं। देखिए तो पहले तो आप देखिए रेखाएं मानक रूप में नहीं है। देखिए रेखा का जो मानक रूप होता है आपको बता चुके हैं। रेखा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसे होता है, x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। ये लंब का प्रतिबंध है। जब 2 रेखाएं लंब होंगी या समकोण पर काटेंगी तो क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। जब 2 रेखाएं लंब पर काटेंगी, समकोण पर काटेंगी, तो क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। और देखिए 2 रेखाएं ना, तो A1 B1 C1 क्या हो जाएंगे, पहली वाली रेखा के द्विक अनुपात। A1 B1 C1 पहली रेखा के द्विक अनुपात हो जाएंगे और A2 B2 C2 दूसरी रेखा के द्विक अनुपात होंगे। A1 B1 C1 पहली रेखा के द्विक अनुपात होंगे और A2 B2 C2 दूसरी रेखा के द्विक अनुपात होंगे। A1 B1 C1 पहली रेखा के द्विक अनुपात, A2 B2 C2 दूसरी रेखा के द्विक अनुपात होंगे। थोड़ा सा गौर से देखना है, यहाँ पर हमें समझना है। तो देखिए मानक रूप कैसे होगा, हम आपको पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं, इसमें भी समझिए। रेखा का मानक रूप का मतलब ये हो गया कि x का गुणांक +1, y का गुणांक +1 और z का गुणांक +1 होना चाहिए। तो पहले ये रेखा देखो, इसको मानक रूप में बदलिए। जैसे पहले वाली रेखा देखिए, इसी टाइप के 2 क्वेश्चन अभी लिखेंगे। 1 माइनस x अपान 3, 7y माइनस 14 अपान 2 लेमडा, z माइनस 3 अपान 2। देखिए मानक रूप में क्यों नहीं है, मानक रूप में होने का मतलब बहुत गौर से समझना है। मानक रूप में होना मतलब x का गुणांक +1 होगा। यहाँ देखो x का गुणांक +1 होना चाहिए, तो x का गुणांक +1 बनाइए। पहले इसको मानक रूप में बदलिए। जब मानक रूप में बदल जाएगी तभी सही आएगा, नहीं तो कभी भी सही आ ही नहीं सकता, सही सॉल्व ही नहीं हो सकता। मानक रूप का मतलब x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 1। मतलब यहाँ पर +1 इसका गुणांक, y का भी +1 और z का भी +1। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको पहले +1 बनाना है तो माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए। गौर से समझिएगा, माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया। यहाँ पर +1 बनाना है तो 7 कॉमन कर लिया, 7 कॉमन कर लिया। और देखिए ये पहले से ही +1 है, ये पहले से ही +1 है, ये पहले से ही +1 है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस, ये माइनस नीचे कर दो तो -3। इसको लिख सकते हो y माइनस 2, इसको लिख सकते हो 2 लेमडा अपान 7। ये 7 अपान में आ गया। देखिए ये 7 जो है ये अपान में आ गया, ये 7 अपान में लिख दिया जाएगा तो ऊपर ही। और देखिएगा ये हो जाएगा z माइनस 3 अपान 2। अब ये मानक रूप में हो गई। देखिए ये पहली वाली रेखा मानक रूप में हो गई। देखो x का गुणांक +1, y का गुणांक
प्लस 1 और z का गुणांक प्लस 1। ये रेखा अब मानक रूप में बदल गई है, चेंज हो गई है। रेखा मानक रूप में जरूर बदलिएगा भैया, गलती ना करना, ये बिल्कुल 100% सीख लो, बहुत बच्चे गलती करते हैं। अब देखो ये पहली रेखा के द्विकनुपात हो गए, ए बी सी क्या होते हैं, द्विकनुपात होते हैं। तो ये पहली वाली रेखा के द्विकनुपात हो गए, ये कह सकते हैं A1 B1 C1। अब दूसरी रेखा ली जाए, देखो दूसरी ये है 7 - 7x अपान 3 लेमडा, y - 5 अपान 1, 6 - z अपान 5। देखो इसको भी मानक रूप में बदलिए। मानक रूप का मतलब x का गुणांक प्लस 1, y का गुणांक प्लस 1 और z का गुणांक भी प्लस 1 होना चाहिए। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, मानक रूप में बदलने के लिए पहले -7 कामन करेंगे। -7 कामन करेंगे तो यहाँ पर आएगा x, यहाँ -1, ऐसे ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, अपान 3 लेमडा। y ये मानक रूप में है। देखिए मानक रूप में क्यों है, क्योंकि y का गुणांक प्लस 1 है। y का गुणांक कितना है, प्लस 1। इससे भी माइनस चिन्ह कामन कर लीजिए, माइनस चिन्ह कामन कर लीजिए तो z - 6 अपान 5। इससे भी माइनस चिन्ह कामन कर लिया तो z - 6 अपान 5, z - 6 अपान 5, z - 6। अब देखिए इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x - 1 हो जाएगा -3 लेमडा अपान 7। ये 7 अपान में आ गया, देखिए 7 अपान में आ गया। 1 मिनट देख लें, आ रहा है बोर्ड में कि कट रहा है, आ रहा है। देखिए अब ये हो गया, ये माइनस अपान में आ गया। मानक रूप में बदलना है, y - 5 अपान 1, इसको लिखोगे z - 6, से माइनस नीचे हो जाएगा। अब देखिए दोनों रेखाएं मानक रूप में हैं। दोनों रेखाएं मानक रूप में होने का मतलब गौर से देखिएगा, x का गुणांक 1, y का भी 1, z का भी 1। यहाँ पर x का गुणांक प्लस 1, y गुणांक प्लस 1, z का गुणांक। अब पहले से पता है कि दोनों रेखाएं समकोण पर काटती हैं। अभी इसी टाइप के 2 सवाल लिखेंगे, उसके आंसर लिखेंगे, आपको लगाना होगा। तो देखिए आप कंडीशन कौन सी लगाओगे, समकोण वाली। यही समकोण के लिए जो प्रतिबंध होता है या लंब के लिए जो प्रतिबंध होता है कि दोनों रेखाएं समकोण पर काटती हैं, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। समकोण के लिए या लंब के लिए जो कंडीशन होती है, देखिए यहाँ पर जो A1 B1 C1 है वो पहली रेखा के द्विकनुपात हो जाएंगे। जो A1 B1 C1 है वो पहली रेखा के द्विकनुपात हो जाएंगे, और जो A2 B2 C2 है वो दूसरी रेखा के द्विकनुपात। तो देखो ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 पहली रेखा के द्विकनुपात, A1 B1 C1 दूसरी रेखा के द्विकनुपात A2 B2 C2। क्या होता है, A1 A2 -3 का गुणा इसमें होगा। देखो A1 और A2, तो -3 का गुणा इसमें होगा -3। देखो A1 और A2 ये हो गया A1 A2 प्लस B1 B2 B2 प्लस C1 C2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। देखिए ये हो जाएगा 9 लेमडा अपान 7 प्लस 2 लेमडा अपान 7 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का एलसीएम कर लो 7, तो 9 लेमडा प्लस 2 लेमडा, ये 10 उधर चला जाएगा। अब देखिए 11 लेमडा, 7 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 70, तो लेमडा इक्वल टू 70/11, यही आंसर आ रहा है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 2 क्वेश्चन इसी के जैसे लिख रहे हैं तो आपको सॉल्व करने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए जो क्वेश्चन लिखे हैं इनमें से पहले समझिएगा, ये पहला वाला NCERT का है। ये पहला दूसरा आपको लगाना है, जैसे अभी आपको बताया था, पहला दूसरा, जिसमें से पहला NCERT का है। कहा गया यदि रेखाएं ये लंब है समकोण तो लेमडा का मान बताना है। देखिए इसको ये मानक रूप में है, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1, ये भी मानक रूप में। इसमें सीधे आपको फार्मूला लगा देना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये NCERT क्वेश्चन है, वैसे लगेगा जैसे भी आपको बताया गया। फिर बोला गया यदि रेखाएं समकोण पर काटती हैं तो लेमडा का मान, आंसर 1 आ रहा है। इसमें देखिए ये मानक रूप में है, इसको बदलना पड़ेगा।
माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस नीचे लाएंगे, इसको भी बदलना पड़ेगा, जेड का गुणांक +1 बनाना पड़ेगा ना, मानक रूप में बदलने के लिए जेड का गुणांक +1 बनाना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें देखिए, इसमें भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे इसको मानक रूप में कैसे बदलोगे, थोड़ा सा देखो इसको, ये 2i + 1/4 लैम्डा, इसको मानक रूप में बदलने के लिए पहले 2 कॉमन करोगे, क्यों? क्योंकि y का गुणांक +1 होना चाहिए ना, y का गुणांक +1, तो आएगा y + 1/2 4 लैम्डा। अब ये 2 कट जाएगा, ये आएगा, इसको जब बदलोगे ये y + 1/2 लैम्डा। इससे माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे। माइनस चिन्ह कॉमन क्यों कर लेंगे? मानक रूप में बदलने के लिए। तो मानक रूप में बदलने के लिए जब माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो जेड प्लस का हो जाएगा, जो माइनस कॉमन करेंगे ये माइनस प्लस का हो जाएगा। तो ये दोनों सॉल्व करते हैं। तीसरा देखिए, थोड़ा सा एनसीईआरटी का ये भी है, कहा गया सिद्ध करिए 3 रेखाएं जिनकी दिक्कोजाएं। देखिए, जो द्विक अनुपात होते हैं, आपको काफ़ी दिन से काफ़ी लेक्चर हो गए आप पढ़ रहे हो, जो द्विक अनुपात होते हैं उसको आप किससे निरूपित करते हो? ABC से। लेकिन जो दिक्कोजाएं होती हैं उसको आप किससे निरूपित करते हो? LMN से निरूपित करते हो। जो दिक्कोजाएं होती हैं उसको आप किससे निरूपित करते हो? L से, M से, N से। तो पहली रेखा की दिक्कोजाएं ये हो गई, देखो पहली रेखा की दिक्कोजाएं ये L1, M1 और N1। जो द्विक अनुपात होते हैं उसको ABC से निरूपित करते हैं, जो दिक्कोजाएं होती हैं उसको LMN से निरूपित करते हैं। जो दूसरी रेखा है इसकी दिक्कोजाएं हो गई L2, M2, N2 और ये हो गई L3, M3 और N3। ये सिद्ध करना है परस्पर लंब है। परस्पर लंब का मतलब समझते हो? पहली दूसरी पर लंब, दूसरी तीसरी पर लंब और तीसरी पहली पर लंब। तो लंब के लिए इसमें भी यही होता था। चलो जैसे हम मान लो पहली और तीसरी को सिद्ध कर दें। देखिए इसमें परस्पर लंब का मतलब ये सिद्ध एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सिद्ध करना है कि पहली वाली दूसरी पर लंब होगी, दूसरी वाली तीसरी पर लंब होगी, और वही समझो जैसे 3 परस्पर लंब हुआ था, पहली वाली दूसरी पर लंब, दूसरी तीसरी पर, तीसरी पहली पर। मतलब इसको लंब सिद्ध करो, फिर इसको लंब सिद्ध करो, फिर इसको और इसको भी लंब सिद्ध करो। तो अब एक करके दिखाते हैं। कंडीशन क्या होगी? देखिए, जो कंडीशन उसमें होती द्विक अनुपात के लिए, द्विक अनुपात में लंब के लिए, संपूर्ण के लिए क्या प्रतिबंध होता है? A1A2 + B1B2 + C1C2 = 0। तो इसमें भी क्या होगा? L1L2 + M1M2 + N1N2 = 0। वही प्रतिबंध इसमें भी होगा। चलो हम पहली और तीसरी को लंब सिद्ध करना चाहते हैं, देखो क्या निकालेंगे? पहली और तीसरी के लिए निकालें L1L3, L1L3। देखो लंब के लिए कंडीशन वही होती जो द्विक अनुपात में होती, बार बार बता रहे, द्विक अनुपात में लंब के लिए क्या प्रतिबंध होता है? A1A2 + B1B2 + C1C2 = 0 होता है लंब के लिए। तो दिक्कोजा में भी यही होता है। अगर 2 रेखाएं लंब हैं तो जो चीज, 2 फार्मूला द्विक अनुपात में लगता है वही दिक्कोजा में भी लगेगा, द्विक कोसाइन में भी लगेगा। अगर 2 रेखाएं लंब हैं तो क्या होगा? L1L2 + M1M2 + N1N2 = 0 हो जाएगा। L1L2 + M1M2 + N1N2। यहाँ पर हम लोग पहली और तीसरी को चेक कर रहे हैं लंब है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? पहली और तीसरी को चेक कर रहे हैं, L1L3, M1M3, N1N3। चलो चेक करते हैं। देखो L1L3 + M1M3, M1M3, N1N3, N1N3। देखिएगा ये हो जाएगा 36/169, ये भी प्लस में हो जाएगा 12, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा 169, ये माइनस में हो जाएगा 48/169। इनका एलसीएम कर लिया जाए 169, इनका एलसीएम कर लिया जाए 169। देखिएगा तो आएगा 36 + 12 - 48, तो आएगा 48 - 48/169, 0 आ गया। तो पहली और तीसरी लिए तो कह सकते हैं अतः पहली एवं तीसरी रेखा, देखो लिखें कैसे? पहली एवं तीसरी रेखा लंब है, परस्पर लंब है। तीसरी रेखा परस्पर लंब है। अभी देखिए सवाल पूरा नहीं हुआ,
अब किसको सिद्ध करेंगे? पहली दूसरी को सिद्ध करेंगे। पहली और दूसरी को सिद्ध करेंगे लंब है कि नहीं। पहली दूसरी को कैसे? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसका भी मान 0 आना चाहिए, इसका भी 0 आना चाहिए। तो अगर इसका भी 0 आ जाएगा तो पहली और दूसरी रेखाएं लंब हो जाएंगी, परस्पर लंब हो जाएंगी। अब दूसरी तीसरी को कैसे चेक करोगे? L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, इसका भी मान 0 आ जाएगा तो दूसरी और तीसरी लंब हो जाएंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहली दूसरी और दूसरी तीसरी के लिए आप चेक कर सकते हैं, जैसे हमने पहली और तीसरी के लिए चेक किया है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए 3 सवाल लिखे हुए हैं बोर्ड में, ये तीनों हम बताएंगे, लेकिन एक चीज़ सुन लीजिए, जैसा दूसरा बताएंगे वैसे एक लिखेंगे आंसर सहित, वो आपको लगाना होगा। और जैसे तीसरा बताएंगे उसी टाइप का एक और लिखेंगे, वो भी आपको लगाना होगा, आंसर भी लिखेंगे। मतलब दूसरा जैसा लिखा है इसी टाइप का एक और लिखेंगे तो वो आपको लगाना होगा, आंसर भी लिख देंगे। तीसरे के जैसा एक लिखेंगे उसका भी आंसर लिख देंगे। पहला NCERT का क्वेश्चन है, पहला NCERT क्वेश्चन है, NCERT का है। उस रेखा का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला वाला, देखिएगा जरा। पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से होकर जाती है। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, सूत्र कौन सा लगेगा? x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। देखिए x1 y1 z1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप 90% बच्चे नहीं लगा पाएंगे जब तक इसको डीपली समझेंगे नहीं। बड़ा नहीं है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट तो समझना है, कैसे लगेगा, क्या होगा। देखिए तो जो मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु हो जाएगा 0 0 0 से होकर जाती है। मीन्स किससे होकर जाती है? 0 0 0 से होकर जाती है। x1 0, y1 0, z1 0। अब आपको बता चुके हैं, हमें याद नहीं, पिछले 2-3 लेक्चर में किसी ने बताया था कि जब कोई रेखा x अक्ष के समांतर हो, हमने आपको बताया था कि x अक्ष की, देखिए आपको बता दें मैं क्या बताया था, सुनिए। हमने बताया था, हाँ अब ध्यान आ गया, पिछले किसी वीडियो में बताया था, बताया 100% था। x अक्ष की दूसरे या तीसरे लेक्चर पे बताया था। x अक्ष की दिक्कोजाएं 1 0 0 ये होती हैं x अक्ष की दिक्कोजाएं, बताया था तीसरे या दूसरे लेक्चर में बताया था। इसलिए कहते हैं कि आप अगर मैथ में परिपक्व बनना चाहते हैं, हमने बता दिया कि हमारे वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए बिल्कुल नहीं है। आप लगातार तो पढ़िए, हर एक लेक्चर को पढ़िए, आपको मज़ा आ जाएगा। हर एक लेक्चर को ज्वाइन करिए, मज़ा आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लग रहा हो कि मेहनत कर रहे हैं, और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, इसलिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फिर पढ़िए और कमेंट्स करके बताइए कैसा लग रहा है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो हमने दूसरे या तीसरे लेक्चर में बताया था कि x अक्ष की, मतलब किसी लेक्चर में दूसरे या तीसरे में ही था, x अक्ष की दिक्कोजाएं ये बताई थी। और ध्यान रखिएगा कि x अक्ष की दिक्कोजाएं अगर ये हैं तो x अक्ष के द्विक अनुपात भी यही होंगे। x अक्ष के द्विक अनुपात, अगर x अक्ष के द्विक अनुपात निकाले जाएं तो यही आएगा 1 0 0। अब अगर x अक्ष के समांतर होगी तब भी यही रहेंगे। देखिए x अक्ष की जो दिक्कोजाएं हैं, अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तब भी उसकी दिक्कोजाएं या द्विक अनुपात यही रहेंगे। अब देखिए यही एक अच्छी चीज़ है जो बच्चों को पता नहीं होती है, यही एक अच्छी चीज़ है जो बच्चों को पता नहीं होती, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, फिर कहते हैं अरे यार अब तो दिक्कत हो गई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो वाकई में आपको पता नहीं होगी, वो माने रखती हैं आपके लाइफ के लिए, आपके पेपर के लिए, भविष्य के लिए। तो आप पढ़िए ज़रूर इनको। x अक्ष की दिक्कोजाएं या x अक्ष के द्विक अनुपात, दूसरे तीसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था। अगर रेखा x अक्ष के समांतर है, अगर रेखा x अक्ष के समांतर है, मेरी बात को सुनिएगा, अगर रेखा x अक्ष के समांतर है तब भी यही दिक्कोजाएं होंगी। तो अब देखिए ये फार्मूला आप लगाओगे, ये तो x माइनस x1 की जगह 0, y माइनस y1 की जगह 0, z माइनस z1 की जगह भी 0। ABC में 1 0 0 जो जाएगा x अपान 1, y अपान 0, z अपान 0। कुछ लोग सोच रहे होंगे तो ये तो अनडिफाइन हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो ये रेखा का समीकरण है, इसको अपरिभाषित ना लिख देना, बस केवल इतना ही लिख दिया जाएगा। ये रेखा का समीकरण है, इसको अपरिभाषित मत लिख देना, अपरिभाषित मत लिख देना, अपरिभाषित ना लिख देना। ये रेखा का समीकरण लिखने का तरीका है, वैसे तो होगा परिभाषित, लेकिन रेखा का समीकरण लिखने का
तरीका है, ऐसे ही लिखा रहेगा। तो ये NCERT का था, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसे दूसरा बताएंगे वैसे एक लिखेंगे, जैसे तीसरा बताएंगे वैसे भी एक लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे, देखिएगा। तो गौर से देखिएगा। अब देखिए दूसरे वाले में भी थोड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। जो दूसरा वाला सवाल है उसमें पहले वाली रेखा ये है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये हो गया पहली वाली रेखा का समीकरण। ये हो गया पहली वाली रेखा का समीकरण। अब दूसरी वाली का देखिएगा थोड़ा सा। यही सब चीज़ें होती जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे गौर नहीं करते और आता हुआ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में गलत लगा के आते हैं। इसलिए आप देखिए, हमने कहा ना कि बिल्कुल समझिए, हमारे चैनल से जुड़िए। तो अब ये r वेक्टर बराबर देखिएगा i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस म्यू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। देखिएगा तो r वेक्टर बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए यहाँ माइनस है तो पहले यहाँ प्लस बनाओ, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस बनाओ। यही गलती है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे गलत कर दें। अगर ऐसे लिख के आ गया क्वेश्चन तो हम गारंटी लेते हैं 90% बच्चे का वो गलत कर दे एग्जाम में, और यही गलतियाँ आपको नहीं करना। इसीलिए हमने कहा कि हमारे चैनल से जुड़िए। हम सारी चीज़ें बिल्कुल कंफर्म करके क्लियर करके पढ़ाएंगे, आपको पढ़ा भी रहे हैं। अब देखिए तो इसको पहले प्लस बनाया जाए, इसको पहले प्लस बनाएं। तो प्लस कैसे बनाएंगे, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर दो, तो माइनस 2i माइनस 4j प्लस 4k कैप। अब ये दो रेखाएं हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण, जब ये दोनों रेखाएं सदिश रूप में हैं, जब दोनों रेखाएं सदिश रूप में हैं, तो पिछले लेक्चर में, जिन्होंने पिछला लेक्चर ना देखा वो देख करके आइए। पहली रेखा किस रूप में होती, देखो जैसे रेखा इस रूप में होती, सदिश रूप का मानक रूप क्या होता है सदिश समीकरण का, ये लेमडा बी। तो पहली रेखा में ये a1 b1 हो जाता है और दूसरी रेखा में क्या हो जाता है, देखो a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो पहली वाली रेखा में होता है a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, दूसरी वाली a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। और दोनों के बीच के कोण का हमने आपको पिछले लेक्चर में फार्मूला बताया था, cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, लगाना होगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपान मॉड ऑफ b1 वेक्टर मॉड ऑफ b2 वेक्टर। देखिएगा तो cos थीटा बराबर, देखिए b1 वेक्टर, ये है b1 वेक्टर, ये b1 वेक्टर है, गौर से देखिएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डॉट b2 वेक्टर, ये है b2 वेक्टर। देखिए यहाँ माइनस था, इसको प्लस बना, देखो यहाँ प्लस होता है, प्लस बनाया गया तो माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर दिया। यही चीज़ें होती हैं जो बच्चे गौर नहीं करते, और हमने बताया ना आता हुआ क्वेश्चन जो उनको आ रहा होगा वो भी गलत कर देते हैं। तो b2 वेक्टर की जगह देखो कितना लिखेंगे, माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप अपान b1 का माड। तो इसका माड कैसे निकालोगे, देखो b1 का माड कैसे निकालते हैं, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, हमने तो नहीं पढ़ाया वेक्टर, लेकिन आपने पढ़ा होगा। समय बचेगा तो इसके बाद वेक्टर ही पढ़ाएंगे। देखिए तो आपने पढ़ा होगा i के गुणांक का स्क्वायर, i का गुणांक 1 है, j के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, k का गुणांक माइनस 2 है तो इसका स्क्वायर 4 अंडर रूट। देखिएगा फिर इसमें भी b2 का माड i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो i के गुणांक का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर, देखिएगा अब डॉट में क्या होता है, i का मल्टीप्लाई, डॉट गुणा आप लोग जानते हो, i का गुणा i के साथ, j का गुणा j के साथ और k का गुणा k के साथ, i का गुणा i के साथ, j का गुणा j के साथ, k का गुणा k के साथ। आपको पता होगा देखिए, क्योंकि और बाकी i का j के साथ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि i डॉट j 0 होता है। i का k के साथ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि i डॉट k 0 होता है। i का i के साथ होगा, क्यों, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, i डॉट i 1 होता है। डॉट गुणा तो जानते होगे, तो माइनस 2 गुणते 1 माइनस 2, माइनस 4 गुणते 2 माइनस 8, 4 गुणते माइनस 2 माइनस 8,
ये आएगा 4 4 8 1 9, अंडर रूट के अंदर 9 तो 3 आ जाएगा। अब ये देखिए कितना आएगा 16 16 32 4 36, अंडर रूट के अंदर 36 तो बाहर 6, तो कास थीटा बराबर 8 8 16 और ये आ जाएगा कितना -18। अरे 8 2 10 -18 बटे 6 तिरका 18, तो कास थीटा बराबर आया कितना -1। और कास में -1 वैल्यू होती है कास 180 की, कास 180 की वैल्यू माइनस होती है कास 180 की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री, या 180 डिग्री को मतलब रेडियन में पाई लिख सकते हैं। रेडियन में कितना लिख सकते हैं इसको पाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तीसरा वाला बता रहे और इन्हीं के जैसे हमने बताया कि 2 क्वेश्चन अभी आपको लिखेंगे, इन्हीं के जैसे 2 क्वेश्चन लिखे जाएंगे, तो गौर से देखिएगा, ज़रा गौर से ढंग से देखना। अब तीसरा देखिए, देखिए तीसरे में पहले जैसे ये रेखा है -x, यही तीसरा बता रहे हैं -x + 2 अपान -2 y -1/7 z + 3 अपान -3। पहले इनको मानक रूप में बदलिए। देखिए मानक रूप का बदलने का मतलब अभी बता रहे हैं x का गुणांक +1, y का गुणांक +1 और z का गुणांक +1। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक, ये y का गुणांक +1 है, z का गुणांक +1 है, लेकिन ये +1 नहीं है, पहले माइनस कामन कर लेंगे। तो x -2 y -1/7 z + 3 अपान -3, तो जाएगा x -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y -1/7 z + 3 अपान -3, ये हुआ। ये पहली रेखा हो गई, मानक रूप में है। देखिए पहली रेखा मानक रूप में है। अब दूसरी रेखा देखिए, दूसरी वाली x + 2 अपान -1 2y -8 अपान 4 z -5। देखिए ये मानक रूप में है क्योंकि z का गुणांक +1 है, और ये मानक रूप में है क्योंकि x का गुणांक +1 है, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है क्योंकि यहाँ पर गुणांक 2 है, तो इसको मानक रूप में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे देखिएगा, x + 2 अपान -1, 2 इससे कामन कर लेंगे, तो y -4 अपान 4 z -5/4, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 आएगा। देखिए तो जाएगा x + 2 अपान -1 y -4/2 z -5/4। ये देखिए अब इन दोनों के बीच का हमें कोण निकालना है, तो दोनों के बीच का देखिए, तो जो पहली रेखा के द्विक अनुपात हैं ये हैं a1 b1 c1, और जो दूसरी रेखा के द्विक अनुपात हैं ये a2 b2 c2। लेकिन ये द्विक अनुपात तभी सही माने जाएंगे, मेरी बात को सुनिएगा, ये द्विक अनुपात तभी सही माने जाएंगे जब रेखाएं मानक रूप में होंगी। यही सब गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमने सिखाने के लिए ही 100% सिखाने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। देखिए तो अब दोनों के बीच का कोण कास थीटा बराबर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपान अंडर रूट a1² + b1² + c1² a2² + b2² + c2²। तो कास थीटा बराबर a1 a2, देखिए ये a1 b1 c1 पहली रेखा के द्विक अनुपात और a2 b2 c2 दूसरी रेखा के द्विक अनुपात। तो a1 a2, देखिए a1 और a2 2 गुणते -1, b1 b2 b1 इसको समझा जाए, ये पहली रेखा के जो द्विक अनुपात हैं इन द्विक अनुपातों को माना जाए a1 b1 c1, और ये दूसरी रेखा के द्विक अनुपात हैं a2 b2 c2। अब देखो a1 a2 b1 b2 7 दूनी 14, b1 b2 कितना हुआ 7 दूनी 14, c1 c2 तो c1 c2 3 चौके 12, ये हुआ अपान अंडर रूट। देखिएगा अंडर रूट a1² + b1² + c1², 2 का स्क्वायर
b1 स्क्वायर 7 का स्क्वायर, c1 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट से a2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, b2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर और c2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर। देखिएगा तो cos थीटा बराबर ये प्लस का माइनस का 12 और माइनस का 2 माइनस का 14 अपान अंडर रूट, ये हो जाएगा 58, 4 अंडर रूट के अंदर 62 और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 21। लेकिन देखिए ये जीरो आ गया cos थीटा बराबर, क्योंकि 14 माइनस 14 जीरो हो जाएगा, 14 माइनस 14 कितना हो जाएगा जीरो। तो जब जीरो में इनका भाग लगाओगे तब भी जीरो, और जीरो आपको पता है कि कै डिग्री की वैल्यू है 90 डिग्री की, तो थीटा इक्वल टू कितना आया 90, या फिर कह सकते हैं π/2। 90 मतलब अब इसी के जैसे दो क्वेश्चन लिखेंगे, एक इसके जैसा एक इसके जैसा, आंसर लिखेंगे, सॉल्व करना है तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए दो क्वेश्चन लिखे स्क्रीन पर जो आपको सॉल्व करने हैं, जो आपको पहला ये आंसर, दूसरा ये। देखिए जैसे ये चीज़ लिखी इसको समझ लीजिए z-550, अगर कहीं पर ऐसे लिख दिया जाए इसको z बराबर 5 भी लिखा जा सकता है, z बराबर 5। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है समीकरण ऐसे भी लिखा मिल जाए, ये समीकरण ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, ये वाला z बराबर 5 ऐसे x-2/3 y+3/-2, इसको z बराबर 5 भी लिखा जा सकता है। इसी को कैसे, देखो आपको हमने बताया था जब हम लोग बिंदु निकालते हैं तो हम लोग लेमडा के या के बराबर मान लेते हैं, याद दिला दें बिंदु। तो ऐसे हो जाएगा, देखो लेमडा या के बराबर मान लेते हैं, बताया था। तो कैसे हो जाएगा, देखो तो जाएगा z-5, जीरो का इसमें गुणा हो जाएगा 0, तो z बराबर क्या बन जाएगा 5। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसी समीकरण को, x-2/3 y+3/-2 या z-5/0, तो इसको z बराबर 5 भी लिखा जा सकता है। तो ये कन्फ्यूज ना होना, आंसर कितना आ रहा है π/2। तो इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब और एक आध क्वेश्चन बताते हैं। पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये आपको सॉल्व करने हैं। देखिएगा ज़रा गौर से। देखिए ये क्वेश्चन NCERT बुक का है, ये जो लिखा हुआ है ये NCERT बुक का क्वेश्चन है। NCERT बुक का बहुत गजब का क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। कहा गया 4 बिंदु दिए गए हैं ABCD, ए वाला बिंदु ये है, बी वाला बिंदु ये है, ये सी है, ये डी। तो कहा गया AB तथा CD के बीच का कोण निकालो। आंसर 0 आ रहा है, मतलब 1 आना चाहिए। तो AB और CD के बीच का कोण देखिए जरा, तो हम लोग सूत्र कौन सा लगाएंगे। NCERT का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम लोग सूत्र लगाएंगे ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। देखिए इसमें A1 B1 C1 क्या होंगे, AB के जो द्विक अनुपात होंगे, रेखा AB के जो द्विक अनुपात होंगे, इस AB के जो द्विक अनुपात होंगे वो होंगे A1 B1 C1, और जो CD के द्विक अनुपात होंगे रेखा CD के वो होंगे A2 B2 C2। जैसे AB के द्विक अनुपात चलो बता देते हैं, देखें जैसे थोड़ा सा बता देते हैं। A वाला बिंदु ये है 1 2 3 और B वाला बिंदु कौन सा है 4 5 7। देखो तो इसके द्विक अनुपात कैसे निकालोगे, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। NCERT क्वेश्चन है, अच्छा है। द्विक अनुपात ये होते हैं, कैसे निकालते हैं देखो। द्विक अनुपात जब दो बिंदु दिए जाएँ तो द्विक अनुपात पिछले कई लेक्चरों में बता चुके हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। देखिए x2 माइनस x1 4 माइनस 1, y2 माइनस y1 5 माइनस 2 5 माइनस 2 और z2 माइनस z1 7 माइनस 3 7 माइनस 3। तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 3 3 4। तो यही हो जाएगा ये A1 ये B1 और ये C1, A1 B1 C1 A1 B1 C1 A1 B1 C1 A1 B1 C1, ये हो जाएगा A1 B1 C1 हो जाएगा। अब ऐसे CD, ये C है और ये D है, तो CD के द्विक अनुपात बिल्कुल सेम, यहाँ C लिखेंगे यहाँ D लिखेंगे, ऐसे CD के द्विक अनुपात निकालेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ऐसे बिल्कुल सेम CD के द्विक अनुपात निकालेंगे, CD के द्विक अनुपात ऐसे निकालेंगे, CD के द्विक अनुपात ऐसे निकालेंगे।
तो उनको बोलेंगे A2 B2 C2। उनको क्या बोलेंगे? A2 B2 और C2 बोलेंगे। उनको नाम देंगे A2 B2 C2। फिर ये सूत्र लगाएंगे तो ये कोण निकल करके आ जाएगा। वैल्यू 1 आएगी, कास थीटा की वैल्यू 1 आएगी तो 1 कितने डिग्री की वैल्यू हो जाएगी? 0 की। तो ये NCERT का क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बताना है रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु बताना है। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु बताना है कि दो रेखाएं कैसे काटेंगी, प्रतिच्छेद बिंदु समझाना है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।